आपके लिए संविधान की विकास यात्रा के चरण का अंतिम पॉइंट, मतलब जो कि प्रश्नोत्तरी के रूप में, क्योंकि अभी तक आपने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया और भारत में संवैधानिक विकास कौन कौन सा, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया और भारत में संवैधानिक विकास, इन दोनों पॉइंटों को पढ़ लिया पूरी तरह से। आपने जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा था, उसी साथ साथ आपने उस पर लगभग 60 से 70 प्रश्नों का एक श्रृंखला भी तैयार कर ली थी। इसी तरह से आज हम संविधान का जो विकास क्रम है, भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रम है, उस पर भी एक प्रश्नों की श्रृंखला करने जा रहे हैं और आज आपका यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी तक स्क्रीन पे आ चुके हैं। गौतम शर्मा, गुड इवनिंग। डिम्पल सिंह जी नमस्कार। सुनील यदुवंशी वेरी गुड इवनिंग। सनी जी गुड इवनिंग। और भी लोग जुड़ रहे हैं लगातार। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं वैसे वैसे ही क्लास बढ़ती चली जाती है। और आज आपके नॉलेज की परीक्षा है। अभी तक हमने आपको बताया भारत में संवैधानिक विकास का क्रम, जो कंपनी शासन से इसके अधीन था और क्राउन शासन के अधीन था। कंपनी शासन के अधीन हमने 1773 से 1858 तक पढ़ाया और क्राउन शासन के अधीन 1858 से 1947 तक बताया। आज उस पर प्रश्नोत्तरी का क्रम है, तो जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए आप लोग। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि नहीं किया हो, कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती तो कोई काम होता नहीं है। पढ़ाई जबरदस्ती की विषय वस्तु नहीं होती है। अपने दोस्तों को भी बताइए कि ठीक है, हम फ्री में कुछ चीजें आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए जो दूर दराव ऐसी जगहों में बैठे, जो मोटी फीस नहीं दे सकते हैं, जो हमसे आके हमारी क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास फी स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार करवाया है। तो वो कम से कम अपने घर पर बैठ करके जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं उसकी जगह ये ऑनलाइन वीडियोज लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं भारत में संवैधानिक विकास के क्रम पर प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। और आपकी स्क्रीन पे आने वाला है आज का पहला प्रश्न, जिसके लिए आपके पास समय होगा 30 सेकंड। हम देखते हैं कि किसके उत्तर आते हैं सबसे जल्दी। चलिए, क्या टॉपिक है? टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास की श्रृंखला में आपकी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न उभर रहा है, आप उसे देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को, क्या है? भारतीय विधान परिषद को, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, क्या है? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। चलिए, क्या है? विधान परिषद। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? क्या है? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है
भारतीय शासन अधिनियम 1919। चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं अब तक। रजनीश जी गुड इवनिंग, चंदन यादव गुड इवनिंग। चलिए, चंदन जी का उत्तर आया डी। सुनील यदुवंशी जी का आया है डी। संजय शुक्ला का आया है डी और रजनीश शुक्ला जी का आया है बी। तो ये तमाम आंसर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्या प्रश्न है भैया? किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? मैंने आपको 1892 का अधिनियम पढ़ाया था कल की क्लास में, कल की क्लास से पहले, और कहा था कि 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार, किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार तो दे दिया गया था, किंतु पूरक प्रश्न, बहस का मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया गया था, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब 61 के द्वारा अध्यादेश की शक्ति मिली थी वायसराय को। क्या मिली थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 92 के द्वारा विधान परिषद में प्रश्न पूछने की शक्ति मिली थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। पहली बार मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया था। और 19 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये चारों ऑप्शन के जो अलग अलग उत्तर आते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1892 के अधिनियम द्वारा। तो अभी तक रजनीश जी का उत्तर सही है, उत्तम यादव गुड़ इसका उत्तर सही है, रजनीश जी का भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है भारत के संवैधानिक विकास के क्रम का श्रृंखला का दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमारे इससे आसान प्रश्न इस पूरी श्रृंखला में नहीं हो सकता है। क्या है? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? चलिए, अभी तक किसी का प्रश्न उत्तर नहीं आया। रजनीश जी का आ गया है ए ऑप्शन। रजनीश जी का उत्तर आया है अभी तक ए ऑप्शन। किसका? रजनीश जी का ए ऑप्शन आया है, ध्यान देंगे। अभी तक प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपको मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट। सुनील यदुवंशी जी का ए, उत्तम यादव जी का ए, मतलब तमाम उत्तर जो भी आ रहे हैं सही आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और आप जान लें कि इस सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश थे, लेकिन इसके मुख्य न्यायाधीश थे इलिजा इम्पे जी। कौन थे? इलिजा इम्पे जी। बाद में हमारे यहाँ 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। तो 28 जनवरी 50 से सुप्रीम कोर्ट बना, सर्वोच्च न्यायालय बना। उससे पहले संघीय न्यायालय था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था जो स्थापित किया गया था, उसका नाम था कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था तो आप जानते ही हैं। पीछे के क्लास में मैंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था। 1813 के चार्टर एक्ट तहत क्या गया ये भी बता चुके हैं। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए, जो ज्यादा प्रश्न बनते हैं, 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था कि चाय और चीनी पर से, चीन पर चाय और चीन के व्यापार पर से भी कंपनी का अधिकार छीन लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है प्रश्न संख्या 3।
आज का तीसरा प्रश्न, और ये जो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भर रहा है, इसके लिए आपके पास है समय 25 सेकंड का। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? प्रश्न है, ध्यान देंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। वेद यादव जी नमस्कार। उर्वी यादव जी का उत्तर आया है सबसे पहले तीसरे का डी। किसका? चंदन यादव जी का बी। चंदन यादव जी का उत्तर आया है बी। वेद यादव जी का उत्तर है बी। शिवानी पांडे बी। सनी जी का सी। कुछ लोग गूगल सर्च करने लगे होंगे। रजनीश शुक्ला का डी। चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। रजनीश जी का और उर्वी जी का सबसे पहले उत्तर दिया उर्वी यादव जी ने। पहला उत्तर जो आया है उर्वी यादव जी का डी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, सुनते नहीं क्या आप लोग? मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। और प्रश्न क्या पूछ रहा? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में। तो 1935 का अधिनियम तो दिया ही नहीं। कौन सा उत्तर सही है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कब की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1937 ईस्वी में। तो इस प्रश्न की विजेता है उर्वी जी। 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 ईस्वी में। और यही संघीय न्यायालय आगे चल करके क्या बन गया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कब से बना? 28 जनवरी 1950 से, जिसमें इस समय तत्कालीन समय में जजों की संख्या है 34। चलिए अगला प्रश्न। चलिए आज का अगला प्रश्न आ रहा है जो है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4। आप देख रहे हैं कि संविधान के विकास के क्रम में चौथा प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आपके लिए, पीसीएस और आईएएस लेवल का पहला प्रश्न जो मैं आपको स्क्रीन पे ले आ रहा हूं। क्या है? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, दिखाई देखने में बड़ा है, लेकिन अगर आपने हमारी क्लासेस को लगातार 5 वीडियोज में पढ़ा है, पिछले 5 लेक्चर्स को आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आपको एक भी प्रश्न कठिन नहीं लगने वाले हैं। क्या प्रश्न है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। आपको पता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जी भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जी भारत के वायसराय थे। कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? क्या है? कौन सी प्रमुख विशेषता है? ए, की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, सी, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, और डी, कोई ऑप्शन। अब प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 सही है, और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। क्या है? 1, 2 और 3 सही है। चलिए चौथे प्रश्न का विजेता कौन होता है जल्दी ही आपकी स्क्रीन पे ले आएंगे हम। डिंपल सिंह जी तीसरे का दे रही हैं। साक्षी तिवारी बी ऑप्शन दे रही हैं 2। अजीत प्रताप जी कोई उत्तर नहीं है आपका। वेद यादव
दूसरे 81 का उत्तर आ रहा है, काफी पीछे हैं आप लोग। हम आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रश्न संख्या 4 चल रही है। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, काफी संख्या में लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ध्यान देंगे कि प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पे चल रही है। प्रश्न है कि 19 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और तीसरा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। कि पहले प्रश्न में ए ऑप्शन है केवल 1 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 2 सही है, और डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। चलिए कुछ उत्तर आ रहे हैं। सुनील यादव जी का, यदुवंशी जी का उत्तर आया है चौथे का सी, मतलब केवल 1 और 2। डिंपल जी सिंह जी का प्रश्न उत्तर आया है चौथे का कब लिखा है उन्होंने, कुछ लिखना चाह रही होंगी, हमको लगता मिस हो गया है। वेद यादव जी का उत्तर आ रहा है चौथे का सी। उर्वी यादव जी का भी उत्तर आया है चौथे में सी। कुछ लोग परिशिष्ट से बाहर हो चुके हैं गूगल सर्च करने के लिए। बेटा इतना आसान प्रश्न नहीं है कि गूगल आपको इतनी जल्दी मदद कर देगा। मैंने फिर से क्या, पूर्णिमा पांडे जी चौथे का बी। अच्छा, डिंपल सिंह जी का उत्तर था चौथे का बी। तो अभी तक जो उत्तर आए हैं उसमें बी उत्तर आया है, उसमें सी उत्तर आया है। जल्दी आप लोग भी अपने उत्तर को भेजिए, और लोग गूगल की तरफ भाग रहे हैं। बेटा क्लासेस को पढ़े होते, गूगल की तरफ नहीं जाना पड़ता। चलिए, जितने भी उत्तर आए हैं अभी तक आए हुए उत्तरों में से एक भी उत्तर सही नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो भरेंगे नहीं, जीतेगा वही जो पढ़ेगा। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का रिजल्ट काफी बेहतर हुआ है। तो अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आज ही दृष्टिकोण क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री क्लासेस पाइए पूरी तरह से, जिसका लक्ष्य हम सिर्फ ग्रामीणांचल के विद्यार्थियों को वहां पहुंचाना जहां वो सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, तो आज जो ये प्रश्न था इसका उत्तर है कि केवल 1। इस ऑप्शन की स्थिति में क्या उत्तर है, केवल 1। ध्यान देंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा सही है, केवल 1 सही है। और एक क्या है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है। आपको पता ही है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, सही है। दूसरा दिया गया था मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अब जिन्होंने भी इसको उत्तर दिया उनको पता ना चाहिए कि यह किया गया था 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब की गई थी, 1909 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन था केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। बेटा सही तो यह भी है, क्या है, तीसरा भी सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 1 और 3 नहीं दिया गया है और ना ही कहीं पर 3 अकेले दिया गया है, इसलिए क्या उत्तर होगा, केवल 1। लेकिन अगर यही ऑप्शन बन जाए 1 और 3, क्या ऑप्शन बन जाए, अगर यही ऑप्शन बन जाए 1 और 3 तब उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन ऑप्शन में क्या था, 1 और 2 था, इसलिए सही उत्तर था केवल 1। तो पहला कठिन प्रश्न आते ही किसी का भी उत्तर नहीं आया। कुछ लोग अभी सर्च वर्च कर करके ए बता रहे हैं, सुन करके बता रहे हैं। बेटा चीटिंग करना बंद करिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला 1 लाख का प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। क्या है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। क्या है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा
19 के अधिनियम द्वारा, 35 के अधिनियम द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन उभर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, जल्दी से उत्तर दीजिए। जो भी लोग बचे हैं, आधे लोग गूगल छोड़ के जा चुके हैं। वेद यादव जी का उत्तर आ रहा है सी। उत्तम यादव जी का भी उत्तर है सी। पांचवें में सी। वेद जी का उत्तर है सी। उत्तम जी का उत्तर है सी। ये दोनों ही उत्तर सही हैं। चंदन यादव जी का उत्तर है सी, मतलब वेरी गुड, अच्छा एनालिसिस किया। आप लोगों को मैंने बताया है 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया और 35 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही है 1935 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो सी उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। सबने करेक्ट उत्तर दिया है। अभी सुनील यदुवंशी जी का उत्तर आया है सी, मतलब जिनका भी उत्तर आया है सबका उत्तर क्या है? सही है। चलिए अब आते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, 35 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? प्रश्न है कि 35 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां या अवशेष शक्तियां क्या है? अवशिष्ट शक्तियां या अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये एक संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। शिवानी पांडे का उत्तर पिछले क्वेश्चन का आया है सी, सही है। अब आपका प्रश्न संख्या 6 आ रहा है बेटा। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न है आपका कि 35 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जल्दी से आप लोग जुड़िए। चंदन यादव जी का उत्तर है डी। उत्तम यादव जी का उत्तर है ए। और लोग जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 6, 24 मिनट में आप सिर्फ 6वें प्रश्न तक पहुंच पाए हैं। इस स्पीड से 1 घंटे में आप मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। सुनील यदुवंशी जी का बी, वेद यादव जी का बी, शिवानी पांडे जी का सी। चलिए, शिवानी जी का उत्तर बिल्कुल सही है। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को ये शक्तियां प्रदान की गई थी। कौन सा सही है? सी। 35 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी और आज का सही उत्तर है सी। कौन सा सही उत्तर? 6वें में सी, गवर्नर जनरल। चलिए अगला प्रश्न, और सही उत्तर दिया है शिवानी पांडे जी ने। प्रश्न संख्या 7 क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 35 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, भारत सरकार अधिनियम 19 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 46 में। चलिए आपके पास 30 सेकंड है। वेद यादव जी का प्रश्न आ रहा, सर थोड़ा फास्ट कराइए। आप फास्ट आइए, मैं बहुत फास्ट चलूंगा। आप अगर 100 मीटर की रेस में आएंगे, मैं 500 मीटर वाली रेस में दौड़ूंगा, लेकिन तेज तो आइए, उत्तर दीजिए जल्दी से आप लोग। सुनील यदुवंशी जी का उत्तर है ए, वेरी गुड। आज का पहला उत्तर है इस प्रश्न का, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। पहला ही उत्तर सही है सुनील यदुवंशी जी का। चंदन जी का भी उत्तर है ए। तो दोनों उत्तर सही हैं, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे आने जा रही है। पहला 8वां प्रश्न, चलिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 35 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? मतलब बात कहने का तरीका यह है कि निम्न में से कौन सी बात 35 के अधिनियम में नहीं कही गई थी? जो 4 ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे थे, इसमें से कौन सी बात 35 के अधिनियम में नहीं कही गई थी? ए ऑप्शन है देश के लिए लिखित संविधान,
बी ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, और डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। क्या है? सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, समायोजित किया जाना। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, उत्तर किसी का नहीं आया है। प्रश्न संख्या 8, जल्दी से उत्तर दीजिए, कोई भी एक लोग उत्तर दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। प्रश्न संख्या 8, उत्तम यादव जी का उत्तर आ गया है डी। गलत उत्तर है उत्तम जी। सही उत्तर है देश के लिए लिखित संविधान। क्योंकि क्या पूछ रहा है? क्या नहीं था? ये नहीं था, ये नहीं पूछ रहा क्या था, ये था, ये भी था 35 में, ये भी था। क्या नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान। हमने आपको पीछे बताया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार लिखित रूप से लिखित संविधान की बात क्रिप्स मिशन में की गई और संविधान सभा की बात की गई 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। कहां पे? अगस्त प्रस्ताव में। तो आप लोगों ने जो पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होता तो कभी गलत नहीं होता। तो कहां क्या था? देश के लिए लिखित संविधान, यस अवयव नहीं था। तो कौन सा उत्तर सही है? ए। प्रश्न संख्या 8 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1909, 1919, 1935 और 1947। प्रश्न है बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यांमार। बर्मा किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया? जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। प्रश्न संख्या 9, कोई भी। सत्यम सिंह कौन अभी जाग रहे हैं भाई? गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, सो जाओ बेटा। प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के। सुनील यदुवंशी जी का उत्तर आ चुका है 9वें का सी। सही उत्तर है। सत्यम सिंह जी का भी उत्तर आया है 9वें का सी। जितने भी उत्तर आए हैं सी उत्तर आए हैं। शिवानी जी का भी उत्तर आया है 9वें का सी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। लेकिन यही प्रश्न अगर आ जाए कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1940। अब बताइए अगले प्रश्न का उत्तर। यही स्क्रीन पर एक और प्रश्न मैंने दे दिया कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 35, 36, 37 और 40। सनी जी का उत्तर आ गया 1936। कुछ भी आप लोग सोच के तुक्का मार लेते हैं। जय बजरंग बली कहा नहीं और उत्तर दे दिया। पंडित रजनीश शुक्ला जी का उत्तर आया है, बिल्कुल सही है, 1937 में। 1905, ध्यान से सुनेंगे, 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर, मतलब कौन सा उत्तर सही? यहां सी सही है और यहां भी सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पे आने वाला है आज का पहला 2 लाख का प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, पैसे आपके अकाउंट में डिलीवर्ड हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, आईपीएल की जगह अगर आप यही खेलते तो हो सकता कुछ बन जाते। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्या है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, अधिनियम 35 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए विवेक रावत जी 37 पिछले उत्तर का प्रश्न का उत्तर है। अभी हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, कोई भी
निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 35, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। प्रश्न संख्या 10 में सत्यम सिंह का उत्तर आया 10A, वेद यादव जी का 10C, चंदन यादव जी का C। जिनके भी उत्तर C है बिल्कुल सही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग लेक्चर सुनते नहीं है बेटा। क्रिप्स मिशन 42 द्वारा पहली बार संविधान का निर्माण निर्वाचित संविधान सभा द्वारा करने का प्रस्ताव रखा गया था। कब? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। तो कौन सा उत्तर सही है? सी। जिनके भी उत्तर सी है सबके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, आधे घंटे और 10 प्रश्न। स्पीड स्लो, स्पीड बढ़ाइए आप लोग। अगला प्रश्न एक भारी भरकम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ध्यान देंगे, एक बिल था जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, और यह बिल 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। और इस बिल में पहली बार भारतीयों और अंग्रेजों में कहीं ना कहीं से समानता की बात की गई थी। मतलब आर्टिकल 14 जो आज हमारा विधि के समझ समानता, उसका कॉन्सेप्ट पहली बार अगर कहीं देखा गया है तो क्या है? इल्बर्ट बिल में। कहां पे? इल्बर्ट बिल में। अब आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ए, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। ये 4 ऑप्शन आपके आ रहे हैं। 30 सेकंड है आपके पास। चलिए उत्तर आ रहे हैं। सुनील यदुवंशी जी का है 11 में डी, चंदन यादव जी का है 11 में बी, सत्यम सिंह जी का है 11 में सी। मतलब आप लोगों ने तय कर लिया कि हम सारे उत्तर देंगे। एक का बी, एक का सी, एक का डी। ये वाला कौन है भाई? ये उत्तर कौन दे रहा है आप लोगों में से? जल्दी, क्विक। सत्यम सिंह जी डी। फिर से सत्यम सिंह अकेले सब पर भारी पड़ गए। एक इसका उत्तर है। 11वें में प्रश्न भाई बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। विवेक रावत डी। जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर, वेरी गुड इवनिंग सर, धन्यवाद। जो सुल्तानपुर में आप जो कर रहे हैं लगातार शिक्षा के विकास के लिए, वो एक कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डिंपल सिंह 11 का बी रॉन्ग आंसर। अरे भाई ऑप्शन 4 है, फिर भी बी सी डी तक सुनते हैं। हमने कहा एक तेरा आप में से कि नहीं, किसी ने नहीं लिया अभी तक। तो सही उत्तर क्या है? ए है। भाई क्लास के शुरू में ही मैंने आज बताया, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्योंकि लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसने भारतीय प्रेस पर बैन लगा दिया था। लेकिन लॉर्ड रिपन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है, और इसने एक इल्बर्ट बिल लाया था जिसके द्वारा पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायिक आधार पर भारतीयों और ब्रिटिश में अंग्रेजों में समानता की बात कही गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। प्रश्न संख्या 11 में ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ रहा है। यूपीएससी में यह प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है। प्रश्न संख्या 12।
कौन सा है? प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और प्रश्न संख्या 12 कथन और कारण का प्रश्न है, स्टेटमेंट एंड रीजन का है। स्टेटमेंट एंड रीजन का प्रश्न है, ध्यान देंगे। किसका प्रश्न है? स्टेटमेंट एंड रीजन का प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या है? प्रश्न संख्या 12 कथन है कि बेबेल योजना, क्या है? बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान हो रखनी थी। क्या था? मतलब प्रश्न है कि बेबेल योजना जो लाई गई थी 1945 में, कब लाई गई थी बेबेल योजना? 1945 में। इसके द्वारा कार्यकारी परिषद जो बनाई गई थी उसमें हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधियों की संख्या को समान रखना था। बेबेल का विचार था कि ऐसा करने से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है पर कारण गलत है। और डी ऑप्शन है कथन गलत है पर कारण सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं किसका उत्तर आता है। 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है आपके पास। सुनील यदुवंशी 12 का डी, वेद यादव 12 का डी, चंदन यादव ये, सत्यम सिंह ऑप्शन सी, जय बजरंग बली करके मार दिया इन्होंने, अनुलेश यादव सी, उत्तम यादव बी, साक्षी तिवारी डी, अनुलेश यादव सी, पलक सिंह सी, सत्यम सिंह ऑप्शन सी, अनुलेश यादव ने फिर से दोबारा सी बताया। चलिए ध्यान देंगे, जिनके भी उत्तर सी है कथन सही है पर कारण गलत है। क्या था? बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें कहीं भी सोच नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी तो चाहते थे। 1955 में कर्जन की नीति के तहत शुरू हुआ था कि बांटो और राज करो। 1909 में पार्लियामेंट सुधार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और पहली बार सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की, निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 45 में बेबेल ने कहीं से भी ऐसे कोई कोशिश नहीं की थी कि यह बंटवारा रुक जाए। तो ध्यान देंगे केवल ए ऑप्शन सही है, मतलब ए सही है, कथन सही है, कारण क्या है? गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। सी ऑप्शन सही है, 12 का सी। काफी लोगों ने सही उत्तर दिया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। प्रश्न संख्या 13, स्पीड धीमी है बस। प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान देंगे, ऑप्शन है कुछ आपके पास। 34 स्वराज पार्टी, 36 कांग्रेस पार्टी, 42 मुस्लिम लीग और 46 सर्वदलीय सम्मेलन। जल्दी से भारत के लिए संविधान की रचना है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसी का भी उत्तर नहीं आया। आप लोग प्रश्न देख नहीं पा रहे हैं क्या? गूगल सर्च कर रहे हैं? जल्दी से चलिए, किसी का भी उत्तर नहीं आया, किसी का भी उत्तर नहीं आया। आ गया, सुनील यदुवंशी जी का उत्तर आ रहा है 13 में ए, शिवम सिंह जी का 13 में ए, शिवम सिंह ए, अनुलेश यादव ए, पलक सिंह ए, वेद यादव ए, अस्मिता मिश्रा ए, सत्यम सिंह ए, विवेक रावत बी। जनता जनार्दन के पास साथ जाना पड़ेगा। इस ऑप्शन में मैक्सिमम लोग ए ऑप्शन सही लगाया है और सही उत्तर क्या है? ए। वैसे संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में, कब? संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1855 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लेकिन अब वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में जो है उसके बाद किसने की थी? 1922 में महात्मा गांधी ने।
और उसके बाद किसने की थी? 34 में स्वराज पार्टी के मत से मानवेंद्र नाथ राय ने, किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने 34 में स्वराज पार्टी के मन से यमन राय ने, किसने? यमन राय ने की थी। तो ऑप्शन सही है आपका ए, और मैक्सिमम लोगों ने सही दिया। तो जनता जनार्दन की राय बिल्कुल सही है, स्वीकार है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ए। आते हैं प्रश्न संख्या 14। इन पे एक और प्रश्न आ रहा है। प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों का चयन, क्या है? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आपके पास 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 4, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और 4। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14 उभरी हुई है और देखते हैं किसके उत्तर सही होते हैं। गौरव चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ए, वयस्क मताधिकार थी, बी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सी, बहुदलीय निकाय थी, डी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसमें 1 और 2, 2, 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। चलिए, 14 में डी, राम भरोसे, वेद यादव जी, भरोसे राम भी कर सकते थे। अगला कोई? वेद यादव जी का उत्तर अभी तक आया है और लोग गूगल की तरफ भाग गए हैं। वेद यादव जी का उत्तर 14 में डी। अभी तक आए हुए उत्तरों में एक भी उत्तर नहीं से। सुनील जी का 14 में बी। और कोई? और कोई? चलिए ठीक है, 2 उत्तर आए हैं, दोनों ही गलत हैं। ध्यान देंगे, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। मैंने आपको बताया था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, इसका संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। पहला सही हो गया क्योंकि सत्य नहीं है पूछा है। दूसरा क्या है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी सही हो गया क्योंकि यह भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो 1 और 2 सही है। 14 का ए, 14 का कौन सही है? ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर आज का उभर रहा है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जल्दी से सबसे आसान प्रश्न, आज की प्रश्न श्रृंखला का सबसे आसान प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जल्दी से, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, अंबेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक। चलिए, 15 का बी सही है। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान देंगे, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। क्या है? भारत के संविधान का गार्जियन कौन है? ये ऑप्शन संसद, बी ऑप्शन महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, संविधान का अभिभावक माना जाता है। जल्दी से, चलिए, प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। वॉइस आ रही है? अब आवाज आ रही है? आ रही है? आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक?
आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रश्न संख्या 19 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है संविधान सभा के, पहुंच रही है आवाज? चलिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। क्या प्रश्न है? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णामाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब आपको कौन सही है? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, मतलब बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 में बी सही है। क्या सही है? बी सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 से आवाज नहीं गई है। पता चल रहा है कि प्रश्न संख्या 16 से आवाज नहीं गई आप लोगों तक। चलिए एक बार देख लेते हैं हम जल्दी से। प्रश्न संख्या 16 थी जो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 16 था, वह था भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, गार्जियन। कौन है संविधान का गार्जियन? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए 3 सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। डी चौथा गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 18 में सही है 1, 2 और 3, ए ऑप्शन। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 19। ये पीछे कर चुके हैं लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि आपकी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। जो प्रश्न है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए में 4 सही है, बी में 3 सही है, सी में 1 सही है और डी में 2 सही है। इस तरह से ये ऑप्शन बी सही है आपका। कौन सा? ऑप्शन डी, बी सही है। 4, 3, 1, 2। क्या है? 4, 3, 1, 2। चलिए अब आते हैं आज की प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से उत्तर दीजिए, पढ़ाया गया आप लोगों को। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर, प्रश्न संख्या 20, विवेक रावत जी का बी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न संख्या 20, जल्दी से। चलिए, किसी का उत्तर नहीं आया, विवेक रावत जी का आया है। सही उत्तर है सरदार पटेल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। ये बहुत ही आसान और सबसे कठिन प्रश्न है। मतलब एक तरफ हम आसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कठिन। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से और पंजाब से। जल्दी से। पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से, पंजाब से बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था।
अजीत प्रताप जी का उत्तर है बी। सही उत्तर है अजीत जी, पहली बार आपने आज तक सही उत्तर दिया है। क्या है? बंबई प्रेसिडेंसी से। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा कि अंबेडकर तो बंगाल से, बंटवारे से पहले अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था जो है वो बंगाल से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल से हुआ था। बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। और फिर गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के अनुयायी एम आर जयकर ने अपनी पूना सीट छोड़ दी और पूना सीट से अंबेडकर दोबारा चुनकर के आए। पूना सीट बंबई प्रेसिडेंसी में आती थी। चलिए, आज का प्रश्न संख्या 21 हो गया। 21 में कौन सा सही है? बी। प्रश्न संख्या 22, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तमाम लोग अंबेडकर दिवस मनाते हैं, सबको पता होना चाहिए अंबेडकर कब पैदा हुए और कब मर गए। कोई भी हमारे भारत के संविधान निर्माताओं में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? आज का प्रश्न। विवेक रावत जी का बी। और कोई? चलिए, विवेक रावत जी को उत्तर सही। 91 में जन्म हुआ था, 56 में मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 91 और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 56। चलिए, तो इस तरह से सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? क्या है? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया? कोई भी, भारत सरकार के द्वारा भारत का राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 50। कब है? 26 जनवरी 50। ध्यान देंगे, कब से? तो 26 जनवरी 50 से। अगला प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। आज का प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 24, जल्दी से। चलिए, प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 35 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 35 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा उत्तर सही है? एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही। क्या है पहला? ध्यान देंगे, है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम के रूप में पारित होने के रूप। सही ऑप्शन है। क्या है? सही है ये। और दूसरा क्या है? भारत सरकार अधिनियम 35 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह भी सही है। तो एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, प्रश्न संख्या 25, जल्दी से। प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। अच्छा प्रश्न है। क्या है? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? कोई भी? उत्तर आ नहीं रहे हैं आप लोगों के। 24 में ए, पूर्णिमा जी हो चुका 24। अभी प्रश्न संख्या 25 चल रही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? कोई भी? मौलाना आजाद ने। कौन? अबुल कलाम आजाद, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। इन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके विरोधी थे, राजेंद्र प्रसाद भी इसके विरोधी थे, इसलिए लागू नहीं हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना भारत की आजादी को लाने के लिए किया गया था और कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया आजादी मिलने के साथ ही। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। चलिए प्रश्न संख्या 27,
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। ध्यान देंगे आप लोग। किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स। डी ऑप्शन सही है। आज का प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन का कथन है। किसका? ऑस्टिन का कथन था। पिछले प्रारूप में भी हल करा चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यह है नियंत्रण परिषद की स्थापना। क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स के भारतीय अधिनियम द्वारा 1784 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ध्यान देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के अधिनियम के द्वारा। मतलब ए में 2, बी में 1, 2 1 3 4। इस तरह से ऑप्शन सही है बी। कौन सा? बी। चलिए, आज आपकी स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न। आज का आपका आखिरी प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर उभर रहा है क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस नियम के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो कौन है? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने भारत के संविधान पर 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और उससे प्रश्न भी कर लिए हैं। पहला चैप्टर था संविधान निर्माण की प्रक्रिया और दूसरा चैप्टर था भारत में संवैधानिक विकास। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो हम आएंगे और पढ़ेंगे भारतीय संविधान को जानने के स्रोत। क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत। आपको पता ही है कि हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, फिर जिन देशों से जो बातें अच्छी लगी उन्हें अपने संविधान में अपने प्रारूप से ले लिया। और अगला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। क्या है? जाने भारतीय संविधान के सोर्सेज को। क्या है? जाने भारतीय संविधान के सोर्सेज को। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद आखिर हमारे संविधान का सोर्स कहां से आया? हमने कहां से क्या लिया? ब्रिटेन से क्या लिया? अमेरिका से क्या लिया? हमने स्विट्जरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से क्या लिया? कनाडा से क्या लिया? जर्मनी से क्या लिया? जापान से क्या लिया? अफ्रीका से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? फ्रांस से क्या लिया? हम जानेंगे अगली क्लास में कि कहां से हमने क्या लिया। और एक ही लेक्चर में मैं उस पूरी क्लास को कंप्लीट करूंगा। चैप्टर नंबर 3। जुड़े रहिए दृष्टिकोण के चैनल के साथ और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, जैसे आने वाली परीक्षाओं में आपका संविधान पर एक भी प्रश्न गलत ना हो।